दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन, आभार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी ठीक होंगे। वेलकम टू आवर चैनल, योर ऑनलाइन पार्टनर एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्योमेट्री के ऊपर। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज के बारे में। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल था और साथ ही साथ हम लोग पॉलीहेड्रॉन जो बहुफलक था उसका जो यूलर्स फार्मूला था उस पर हमने देखा था। तो बेसिकली ये जो पिछला क्लास था बहुत ही इम्पोर्टेंट था, तो वो क्लास तो ज़रूर ही देखिए और टोटल आपको जो डॉट होगा वो क्लियर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और एवरी सेशन में वहाँ से क्वेश्चन आता है आपका। और आज का जो क्लास होगा सर्किल और साथ ही साथ 3 डायमेंशनल फिगर। तो 3 डायमेंशनल फिगर जो होगा आपको जब एज ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर समझना है उसका, तो जब आप मेंसुरेशन पढ़ेंगे क्षेत्रमिति, तो वहाँ पे उसका आपको वॉल्यूम एरिया निकालने के लिए देगा। तो आज जस्ट हम लोग 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में पढ़ेंगे और सर्किल का जो भी है और उससे रिलेटेड जो भी आपका थ्योरम है उस पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्किल के बेसिक पर बात करते हैं। सर्किल, जैसे सर्किल है वृत्त, तो ये जो सर्किल का जब बेसिक डेफिनेशन जो भी हो कि एक पॉइंट ले लीजिए, यहाँ से वहाँ से गोल खींच दीजिए तो आपका सर्किल बन जाएगा। एक कील यहाँ से लगा दीजिए, एक धागा लगा दीजिए। तो इस तरह क्वेश्चन पहले भी आता था कि जब गाय घास चरती है तो एक जगह यहाँ पे कील लगा दिया है तो कितना एरिया का जो है घास वो चढ़ पाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन लोग पहले भी किए हुए थे। तो हम लोग सर्किल की बात करते हैं। तो सर्किल में ये जो हो गया आपका, ये क्या हो गया? सेंटर। सेंटर कहा जाता है केंद्र, ठीक है। और ये जो आप चारों तरफ देख रहे हैं इसको कहा जाता है सरकमफ्रेंस या फिर परिधि कह लीजिए, परिधि कह लीजिए या सरकमफ्रेंस। कभी कभी सर्किल के लिए भी आपको पेरीमीटर यूज कर लेता है, परिमाप। तो ठीक है, परिधि और परिमाप अब जो है दोनों एक दूसरे के लिए यूज होने लगा है। तो परिधि कहे या परिमाप कहे तो वो सरकमफेरेंस ही होगा। सरकमफेरेंस कह लीजिए, पेरीमीटर ऑफ सर्किल कह लीजिए, तो यूज किया जाता है। तो ये सेंटर हो गया, ये सरकमफेरेंस हो गया। और ये सेंटर से जाते हुए जो हमारा एक परिधि के जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है सेंटर से होते हुए, इसको कहा जाता है व्यास या डायमीटर। और जो सेंटर से जो परिधि तक जो इसका आधा होगा वो क्या कहा जाएगा? रेडियस। तो ये हो गया रेडियस और ये टोटल हो गया आपको क्या? 2r बेसिकली लेंथ। अब रेडियस है तो ये तो चारों तरफ एक बराबर ही होगा। तो ये हो गया आपका रेडियस और ये पूरा जो आपका डिस्टेंस हो गया क्या हो गया? डायमीटर। तो r जो है आपका क्या है? रेडियस कह लीजिए या फिर त्रिज्या। d जो है आपका डायमीटर या फिर व्यास। दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा आपका? d इज इक्वल टू 2r। ऑब्वियसली रेडियस का जो है वो डबल होगा आपका डायमीटर, ठीक है। और ऐसे ही यदि कोई एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि सेंटर से पास नहीं करता है, ठीक है, तो इसको कह देते हैं हम लोग जीवा या फिर कोड। जीवा बोलिए, कोड बोलिए। तो कोई भी सरकमफेरेंस का जो है परिधि का 2 पॉइंट को जो मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है आपका, जो रेखाखंड है, वो क्या हो गया? जीवा। अब ये देखिए सबसे बड़ा जीवा कौन सा हो जाएगा? ये बढ़ाते जाएंगे जो सेंटर से जाएगा, तो सबसे बड़ा जीवा कौन सा हो जाएगा? डायमीटर, ठीक है। तो ये आपको कहा जाता है जो कोई भी 2 पॉइंट से यदि मिला है तो आपका हो गया जीवा, और यदि वो सेंटर से होते हुए पास कर जाए तो हो गया व्यास। और सेंटर से सरकमफेरेंस का जो डिस्टेंस है वो कह रहे हैं हम लोग क्या? रेडियस। और डायमीटर जो हो गया वो ऑब्वियसली डबल हो जाएगा आपका रेडियस का। व्यास जो होगा त्रिज्या का डबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा आपका। अब
बात आती है कि जब आप सर्किल ड्रॉ करेंगे तो मिनिमम कितना पॉइंट चाहिए आपको ड्रॉ करने के लिए। सर्किल ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितना पॉइंट चाहिए। जैसे हम लोग ट्रायंगल के एक लाइन के केस में हम लोग देख रहे थे कि मिनिमम 2 पॉइंट होना चाहिए तो एक यूनिक लाइन जो है आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरह से एक सर्किल जो है, एक यूनिक सर्किल बनाने के लिए जो है कम से कम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट होना चाहिए, रैखिक नहीं होना चाहिए। 3 नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर का मतलब हो गया कि एक लाइन में नहीं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए तो आपका एक यूनिक सर्किल आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ ले लिए, यहाँ ले लिए, यहाँ ले लिए, तो यहाँ इस तीनों से यदि आप चाहें तो आप जो है सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 3 पॉइंट आपको चाहिए। तो ये रहा आपका। तो ये आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है आपके सीटेट में कि 3 पॉइंट से जो है कितनी सर्किल ड्रॉ की जा सकती है। तो इसमें यूनिक सर्किल होगा, एक सर्किल ही बस ड्रॉ किया जा सकता है। और यदि पूछे कि 2 पॉइंट से इन्फिनिट जो होगा सर्किल ड्रॉ हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई 2 पॉइंट लिए, अब ये इतना सा है, अब कोई हम इस तरह से ले लेते हैं, इस तरह से भी ले सकते हैं, या फिर कुछ इस तरह से ले लें। और तो 2 पॉइंट से जो है बहुत सारा जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल जो आपका ड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन 3 पॉइंट से एक यूनिक, बस केवल एक सर्किल जो है, एक और केवल एक वृत्त जो है आपको ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, ये तो यही डिफिनीशन हुआ। तो ये सर्कमफेरेंस, रेडियस, डायमीटर, कोड, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसका कुछ थ्योरम था जो हमने पिछले क्लास में हमें डिस्कस किया था। क्या थ्योरम था? ठीक है, देखिए ये पूरा आपका हो गया परिधि, इस पूरा हो गया आपका सर्कमफेरेंस परिधि। और ये जो इसका जो कुछ पोर्शन यदि हम ले लें, बस ये पोर्शन यदि हम ले लें, ए बी इसको यदि कह दें, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको कहा जाता है आर्क। ए बी जो है इसको कहा जाता है आर्क, इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है, आर्क ए बी, चाप ए बी। ठीक है, ए बी जो क्या हो गया आपका आर्क। ठीक है, तो एक ही यदि आर्क हम लोग ले तो एक ए बी से जो आपका सर्कमफेरेंस पे ये एंगल बन रहा है। ठीक, और एक ही ए बी से ये भी आपका सर्कमफेरेंस पे एंगल बन रहा है, या फिर बहुत सारा एंगल बनेगा यहाँ पे। तो एक आर्क से एक साइड में जो भी आपका एंगल बनेगा वो सारा समान होगा। मतलब ये भी x यदि बोलते तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, तीनों एंगल इक्वल हो जाएगा। तो एक सेगमेंट जो है इसका अपर सेगमेंट में हम लोग बनाए तो सारा एंगल इक्वल। उसी तरह यदि इसका लोअर सेगमेंट में हम लोग एंगल बनाए तो वो भी क्या होगा, सारा एंगल इक्वल होगा। तो मान लीजिए यदि इसको y बोल दें तो इसको भी y। तो एक सेगमेंट में जो है, जैसे आपका ये अपर सेगमेंट हो गया, ये लोअर सेगमेंट हो गया, तो अपर सेगमेंट में जो भी एंगल बनेगा एक साइड में तो सारा इक्वल होगा, लोअर सेगमेंट में जो भी होगा वो भी, लोअर पोर्शन में जो भी होगा सारा वो इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर्टीज हुआ। अब यहाँ से देखिए, अब जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से एक चक्रीय चतुर्भुज की हम लोग बात किए हुए थे पिछले क्लास में। तो चक्रीय चतुर्भुज का क्या था, जैसे इसके चारों पॉइंट जो है, मान लीजिए एक हम ए बी इस तरह का एक आर्क ले लेते हैं, ये देखिए, एंड इसके लोअर पोर्शन में ये बन रहा है, ये यदि आप x बोल दीजिए, ये हो गया आपका y। तो ए बी सी डी। ठीक है, ये बी डी जो आर्क है, यहाँ से आपका एक एंगल बन रहा है x, बी डी आर्क से दूसरे में बन रहा है y। ठीक है, तो ये x बन रहा है और ये y बन रहा है। और इसमें हम लोग, इसका क्या प्रॉपर्टीज होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। चक्रीय चतुर्भुज का एक जो अपर पोर्शन में जो एक एंगल बन रहा है ए बी,
यहाँ पे बी डी आर्क है, यहाँ पे ए बी आर्क है, तो ए बी आर्क से जो अपर पोर्शन में एंगल बनेगा और ए बी आर्क से जो लोअर पोर्शन में जो होगा वो एक दूसरे के संपूरक होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब x प्लस वाई जो होगा क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब देखने के लिए जाएं तो बेसिकली क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो एक चक्रीय चतुर्भुज हो रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो रहा है, तो x प्लस वाई जो होगा क्या हो जाएगा इस केस में 180 हो जाएगा। ठीक है, दोनों एंगल मिला के। अब इसी में क्या है देखिए कि ये तो आपका रहा एक आर्क लिए, मान लीजिए इस तरह से यदि कोई एक सेमी सर्किल का केस हो, ये आर्क है, मान लीजिए ये सेमी सर्किल है, यहाँ पे सेंटर है आपका, ए बी जो है एक डायमीटर है, तो यहाँ से जो हाफ सेमी सर्किल में जो भी एंगल बनेगा वो कितना होता है 90 डिग्री। ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, या किधर भी ये 90 डिग्री। अच्छा, जब एक तरफ 90 हुआ तो दूसरी तरफ 90 होगा ही, क्योंकि दोनों का सम जो है 180 होना है। तो सेमी सर्किल की एक साइड बन रहा है 90, तो दूसरे साइड को मिला के 180 होना है, तो दूसरी साइड 90 हो गई। तो मतलब ये हो गया कि सेमी सर्किल जो होगा उस केस में जो है जो सरकमफेरेंस पे, परिधि पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बनता है। ठीक है, पर इस यहाँ जो एंगल बनेगा वो सेमी सर्किल में अर्धवृत्त में जो है इसके द्वारा 90 डिग्री बनता है। और ये जो ए बी आर्क है, ए बी चाप है, इसके द्वारा जो एक पोर्शन में सारा एंगल समान होता है, दूसरे पोर्शन में का जितना भी एंगल बनेगा वो भी समान होगा, लेकिन दोनों पोर्शन का जब एंगल को हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब यहाँ से और एक देख लीजिए, हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। मान लीजिए कोई एक आर्क है, ये ए बी एक आर्क है, तो यहाँ से यदि यहाँ पे सेंटर है तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा और यहाँ से जो मान लीजिए यदि x बन रहा है आपका परिधि पे, तो सेंटर पे कितना बन जाएगा 2x। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यदि आपका सरकमफेरेंस पे x एंगल बन रहा है किसी एक चाप के द्वारा, तो उसी तरफ जो है सेंटर पे कितना एंगल बन जाएगा 2x। ठीक है, तो यदि वहाँ पे 100 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 200 डिग्री, बड़ा सा एंगल बन जाएगा। तो ये आपका है। फिर से देख लीजिए, इसका जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा, इसको केंद्र पे जो एंगल बनेगा उसका आधा हो जाएगा जो परिधि में बनेगा, या फिर परिधि पे जो बनेगा उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, ये इसी केस में यदि हम दिखाते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे सेंटर है, तो सेंटर से यदि कितना एंगल होता है ये 1/2x। एक परिधि पे सारा तो x बन रहा है, ये एंगल जो सेंटर पे होगा कितना हो जाता है 2x। ठीक है, चलिए, तो ये छोटा छोटा कंसेप्ट है। अभी सीटेट में बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है आपका सर्किल से नहीं पूछा है, जस्ट डिफिनीशन से ही क्वेश्चन आया हुआ है। बाय द वे, जब हम चर्चा कर रहे हैं तो उसका जो होगा प्रॉपर्टीज होगा, एक डिफिनीशन तो जानना जरूरी है। बात करते हैं उसके बाद कंसेंट्रिक सर्किल। कंसेंट्रिक सर्किल ये कहा जाता है सकेंद्रीय वृत्त। नाम से ही लग रहा है कि दोनों जो दो वृत्त होगा उसका जो होगा सेंटर जो है सेम होगा। मान लीजिए इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, लेकिन जो आपका सेंटर है वो जो है आपका क्या है सेम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये कंसेंट्रिक सर्किल हो गया जिसका सेंटर सेम हो। अब बात करते हैं टेंजेंट। टेंजेंट लाइन ये होता है स्पर्श रेखा। जैसे हम टॉपिक टच करते जा रहे हैं, स्पर्श रेखा बेसिकली क्या होता है, एक सर्किल है, सर्किल पे जो ये जो लाइन देख रहे हैं आप, जो सर्किल को टच करते हुए निकल जाए, स्पर्श करते हुए निकल जाए, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग स्पर्श रेखा। ये सेंटर है,
तो स्पर्श रेखा, इसको मान लीजिए कोई नाम दे दीजिए O, ये हो गया आपका AB। ये जो जिस पॉइंट को टच कर रही है उसको मान लीजिए हम P कह दें। तो O से यदि आप इस जिस पॉइंट को टच कर रही है उसको जब मिलाएंगे तो ये ऑलवेज कितना होता है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। मतलब जो स्पर्श रेखा पे जो रेडियस होगा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, OP परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, कोई भी एक स्पर्श रेखा हो, कोई भी एक टेंजेंट हो, वहाँ यदि उस पॉइंट को सेंटर से मिलाया जाए तो उसके बीच का जो एंगल बनता है OP और OPB जो होगा एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। किसी भी तरफ ये मान लीजिए है, ये ड्रॉ किया था, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा लेते हैं हम इसी का कि एक सर्किल है, एक सर्किल पे मान लीजिए दो स्पर्श रेखा खींच लिए। ठीक है, मान लीजिए P है, ये A है, एक B है, ये सर्किल है। ऑब्वियसली ये जब हम लोग यहाँ पे कितना होगा 90 डिग्री होगा, ये कितना होगा यहाँ पे 90 डिग्री होगा। पिछले थ्योरम से हम लोग देख रहे थे, प्रमेय से। तो ये कहा जाता है कि यदि मान लीजिए कोई एक P पॉइंट है, वहाँ से एक PA स्पर्श रेखा खींची गई, P एक टेंजेंट है, PB एक टेंजेंट है, तो PA और PB जो है होगा वो इक्वल होगा, दोनों टेंजेंट इक्वल होगा। P इक्वल टू PB क्या होगा, टेंजेंट जो होगा वो इक्वल होगा, P इज इक्वल टू PB होगा। ठीक है, ये रहा आपका। तो अभी क्या देखा हमने कि OA परपेंडिकुलर टू PA तो होगा ही, पहला थ्योरम था। दूसरा थ्योरम क्या हुआ, यदि कोई बाहर का कोई पॉइंट है, वहां से यदि दो आपका स्पर्श रेखा खींचा गया तो PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PB हो जाएगा। ठीक है, इसी का नेक्स्ट एक सर्किल है, मान लीजिए पॉइंट है, एक कोड हम ले रहे हैं जीवा, इसका नाम दे दिए। ठीक है, तो जब यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे आप, मान लीजिए इसका नाम P दे देते हैं। एक सेंटर से जो है कोई एक जीवा है, उस पर जब परपेंडिकुलर डालते हैं, लंब जब डालते हैं, मतलब ये 90 डिग्री, तो जब लंब डालते हैं तो AP इज इक्वल टू PB होगा। इफ OP परपेंडिकुलर टू AB, यदि OP परपेंडिकुलर हो AB पे तो AP इज इक्वल टू PB होगा। ठीक है, AP इज इक्वल टू PB होगा इसे। या फिर यदि कहीं पे AP इज इक्वल टू PB हो, ये और ये बराबर हो, तो इसका मतलब O से जो ये लाइन है वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, O से जो लाइन होगा ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब देखिए यदि कभी लेंथ पूछे तो इसमें देखिए आप, ये आपका क्या हो गया रेडियस, और इसका AB का यदि कोड का लेंथ दिया हुआ है या फिर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये या ये आप निकाल सकते हैं। दोनों में से कोई एक इन्फॉर्मेशन है तो आप यहाँ से लेंथ का जो होगा परपेंडिकुलर का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, या फिर लेंथ ऑफ द कोड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। जैसे कोई भी सर्किल, मान लीजिए कि एक क्वाड्रिलेटरल को टच करे, कोई एक क्वाड्रिलेटरल हम ले लिए। ठीक है, यदि कोई भी सर्किल जो है यदि क्वाड्रिलेटरल को टच करे तो जो रिलेशन होता है, अच्छा यहाँ से तो आप क्लियर जान ही सकते हैं कि ये और ये इक्वल होगा, उसी बेसिस पर बेसिकली प्रूव भी किया जाता है। तो इस केस में जो होता है, यदि कोई सर्किल को कोई एक क्वाड्रिलेटरल जो है आपका सारा जो चारों साइड जो है सर्किल को टच करे, तो क्या होता है AB प्लस CD ये इक्वल टू होता है BC प्लस AD। आमने सामने की जो भुजा है उसका जो योगफल होगा वो इक्वल होता है। आप देख सकते हैं प्रूफ करके भी,
बाय द वे इस तरह से करके कीजिएगा, बीपी प्लस बीक्यू, बीपी इज इक्वल टू बीक्यू, इसी तरह पी इज इक्वल टू फिर सम कर दीजिएगा, वहाँ से आपको आ जाएगा। तो कुल मिला के यही हुआ कि आमने सामने का जो दो साइड है दोनों का जो सम होगा वो इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ से रिलेटेड और एक है, जस्ट हम चर्चा कर रहे हैं जो आपका जो भी थ्योरम रिलेटेड है जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। वैसे ज्योमेट्री पढ़ने जाइए तो बहुत कुछ है, लेकिन उतना पढ़ने की जरूरत है नहीं, तो मिनिमम जितना पढ़ने से काम चल जाए और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उतना ही ज़रूरत है कि नहीं। चलिए, एक सर्किल है, सर्किल में मान लीजिए कि दो आपका ये कोड है, इसका नाम कुछ भी दे दीजिए, ए बी सी डी। ठीक है, दो कोड जो है अपने आप में सर्किल यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे काट रही है भी। ए बी एक कोड है और सी डी जो है एक कोड है, जीवा है, दो जीवा है जो अपने पी पे जो प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस केस में जो होता है रिलेशन क्या होता है, पी ए इंटू पी बी। यदि कभी क्वेश्चन आने का रहेगा तो एकदम डायरेक्टली इसी पे आएगा, पी सी इंटू पी डी। इसी में आपका 3 का लेन दिया हुआ रहेगा, 4th का आपसे पूछेगा कि क्या होगा। ठीक है, तो सीधा रिलेशन यही होता है, दो कोड यदि आपका पी पॉइंट पे यदि काटे तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी होगा। ठीक है, चलिए, तो ये जितना भी था आपका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो था और इम्पोर्टेंट थ्योरम जो था इसका सर्किल से रिलेटेड वो हमने लगभग हो गया। अब हम लोग बात करते हैं 3 डायमेंशनल फिगर पे। 3 डायमेंशनल फिगर देखिए, 3 डायमेंशनल फिगर इतना तो क्लियर है कि जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, तीनों, हम लोग सर्किल हो, क्वाड्रेचरल हो, स्क्वायर हो या फिर पॉलीगॉन हो, ये सब जो हम लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे, 2 डायमेंशनल फिगर। हम लोग अब देखेंगे 3 डायमेंशनल फिगर। बाय द वे 3 डायमेंशनल फिगर को बोर्ड पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि आपको कुछ तो पहले से नॉलेज होगा और बाकी जो होगा हम प्रयास करेंगे क्लियर करने का। 3 डायमेंशनल फिगर, जैसे पहला आप ले लीजिए क्यूब, बस फिगर समझना है। बाय द मेंसुरेशन में जाके उसका हम लोग बहुत डिटेल में उसको देखेंगे। क्यूब हो गया, क्यूब हो गया क्यूबॉइड, क्यूबॉइड ये हो गया आपको घन, ये हो गया आपको घनाभ। अब देखिए, एक कोई हम क्यूबॉइड बनाते हैं, जैसे आपका हो गया डाइस, ये आपका हो गया क्यूबॉइड, मतलब ये हो गया जिसमें लेंथ हो, विड्थ हो, हाइट हो। ठीक है, तो यदि तीनों अलग अलग हो तो क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड। और यदि तीनों का जो साइज सेम हो, लेंथ विड्थ इज इक्वल टू हाइट दी हो जाए, तो एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच, मान लीजिए कुछ भी इसको ए कह दीजिए, तो यदि सारा साइड जो है आपका सेम हो तो वो आपका हो जाएगा क्यूब। और एल बी एच यदि अलग अलग वैल्यू दिया हुआ रहे तो वो क्या हो जाएगा आपका क्यूबॉइड। ठीक है, घनाभ एक हो गया क्यूब। तो इससे मेंसुरेशन में खूब क्वेश्चन आता है, आप देखेंगे। तो क्यूब बेसिकली जैसे आप ले लीजिए कि जैसे आप खेलते हैं लूडो, लूडो का जो डाइस होता है, पासा जो होता है, वो क्यूब का एग्जांपल हो गया। और जो ईंट हो गया आपका, जिससे घर बनाते हैं ईंट से, तो ईंट जो हो गया आपका एग्जांपल किसका हो गया, क्यूबॉइड का, घनाभ। अब क्यूब स्ट्रक्चर ही बना सकते हैं, लेकिन यूजुअली जो होता है क्यूबॉइड स्ट्रक्चर में जो है ईंट बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें सिलेंडर। सिलेंडर का क्या स्ट्रक्चर होगा, तो इसमें देख रहे हैं आप एल लेंथ है, विड्थ है और हाइट है। ठीक है, 3 डायमेंशनल फिगर है। अब जैसे आपका ले लीजिए सिलेंडर, बाय द वे जो गैस सिलेंडर होता है वो भी तो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर ही होता है। जैसे ये हम
हम बना दिए। ये जो हो गया क्या हो गया, सिलेंडर। तो ये भी जो स्ट्रक्चर हुआ आपका क्या हुआ, अब इसमें हो सकता है भरा हुआ हो भीतर में, पूरा एकदम सॉलिड सिलेंडर हो, या हो सकता है होलो सिलेंडर हो, भीतर में थोड़ा खाली रहे। तो बाय द वे उधर डिपेंड करेगा, जब क्वेश्चन हमको आएगा तो हम उस पर किस तरह से अटेम्प्ट लेंगे। तो सॉलिड सिलेंडर की बात है तो भीतर में पूरा भरा हुआ रहेगा। होलो सिलेंडर की बात हुए मतलब खाली जो सिलेंडर होगा वो भीतर में होगा। तो सिलेंडर का स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए ये जो एक सर्किल है और ये जो एक सर्किल है, ये दोनों पैरेलल है और सेम साइज है, कंग्रुएंट है। मान लीजिए सर्किल C1 कह दे, इसको C2 कह दे, तो C1 जो होगा कंग्रुएंट होगा C2। ठीक है, यही डिफिनीशन है सिलेंडर का। और ये जो आपका क्या हो गया, कर्व सरफेस बोलिए या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए या सतही क्षेत्रफल बोलिए, कर्व सरफेस बोलिए या सतही क्षेत्रफल बोल दिए। तो ये रहा, मतलब ये जो सर्किल है दोनों जो है वो सेम साइज होगा। यदि आप अच्छे से समझे तो सिलेंडर जो हुआ ग्रुप ऑफ सर्किल्स हो जाएगा आपका। एक सर्किल है, उस पर दूसरा सर्किल बिठा दिए तो हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, सिलेंडर हो जाएगा। तो अब इसका क्वेश्चन में क्या होगा, इसका कुछ रेडियस होगा और ये जो आपका है लेंथ होगा और ये जो है पूरा गोल गोल होता है। ठीक है, तो गैस सिलेंडर जैसे हुआ ऑलमोस्ट उसी तरह। तो वही हुआ कि इसका कर्व सरफेस हो गया और ये क्या हो गया आपका, उसका सर्किल हो गया, दो सर्किल हो गया। तो इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको जरूरत पड़ेगा बाद में, रेडियस है, हाइट है। अब यहाँ से आपको जो है बाकी सब कुछ आप निकाल पाएंगे। ये तो हो गया सिलेंडर। अब देखिए एक ये बना रहे हैं कोन, ये क्या हो गया, शंकु। अब देखिए इसमें आप जैसे बर्थडे कैप जो होता है, एकदम यही स्ट्रक्चर आपको लग रहा होगा। तो ये जो है आपका स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया, देखिए इसे देखिए एक सर्किल है, ये भी जो एक सर्किल है और ये जो है आपका इस तरह से त्रिकोण टाइप से, गोल टाइप से होता है, बर्थडे कैप जैसा होता है, तो उसी तरह का। तो ये जो आपका हो गया, ये कर्व सरफेस हो गया, ये सर्किल हो गया। अब इसमें कर्व और इसका जो हो गया ये हाइट हो गया। ठीक है, और ये हाइट हो गया, ये मान लीजिए कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस पृष्ठीय जो आपका क्षेत्र होगा और ये जो हुआ आपका सर्कुलर होगा। तो उसके बेसिस पे ही जो है आपका निकलेगा। ठीक है, तो ये आपका एक हाइट कहा दिया जाता है और एक ये क्या हो जाता है, स्लैंट हाइट या तिरछी ऊंचाई कह सकते हैं इसको। तो ये कर्व सरफेस हो गया चारों तरफ, ये जो हो गया वो सर्कुलर रीजन हो गया। तो ये हो गया आपका क्या, तो कोन। अब बात करते हैं स्फीयर का। स्फीयर आप जैसे आप बॉल खेलते हैं, बैट बॉल खेलते हैं, तो उसमें जो बॉल होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है। उसका जो एक भाग काटेंगे, कोई एक लेयर लिया तो सर्कुलर मिल जाएगा आपको किसी भी तरफ से। तो जो बॉल होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, मतलब गोला। अब इसको इस तरह से गोल रहेगा आपका और यहाँ से जो है चारों 3 डायमेंशनल जो होगा, इधर भी आर, इसके ऊपर में जो है वो भी आर होगा, उसके पीछे यदि रहेगा वो भी रेडियस, मतलब सेंटर से सब तरफ का जो होता है पॉइंट का सेम डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये हो गया आर। तो ये भी, और यदि हम सेमी स्फीयर की बात करें या हेमी स्फीयर की बात करें, अर्धगोला, जो गोला का जो अर्ध होगा वो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा गोला का। हेमीस्फेयर है तो ये हो गया, इसमें भी जो है ये आर हो गया, ये इसका जो है क्या हो गया, जैसे बॉल हो गया। तो बस एक सेंटर का डिफिनेशन। तो इसमें जो आपके कैलकुलेशन होगा बस एक रेडियस पे ही आपका सारा कैलकुलेशन होगा, क्योंकि उसके अलावा तो और जो है इधर भी रेडियस आर ही होगा, इधर भी आर ही होगा। ठीक है, तो ये रहा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पिरामिड की। पिरामिड का स्ट्रक्चर क्या होगा, पिरामिड सबसे बड़ा पिरामिड हम लोग पढ़ते थे मिस्र का पिरामिड।
तो पिरामिडल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होगा, ये देखिए, मान लीजिए ये है और यहाँ पे एक इस तरह से पॉइंट ले लिए हम लोग स्पेस में, जो यहाँ से चारों पॉइंट का जो है डिस्टेंस जो हो गया ये हो गया, इसी को कहा जाता है पिरामिड। नीचे एक रेक्टेंगुलर स्पेस रेक्टेंगुलर ले लिए और कोई एक पॉइंट जो है वहाँ से चारों पॉइंट को आप मिला दीजिए तो वो बन जाएगा आपका क्या, पिरामिडल स्ट्रक्चर। यही होता है पिरामिड। या इस केस में ये जो है आपका क्या है, चतुष्फलक, चतुष्फलक है। अब ये जो नीचे में है आपको ये देख रहे हैं, यहाँ स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर हो सकता है। तो यदि ये रेगुलर होगा तो सारा साइड सेम होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। यही आप यदि आप कोई भी एक पॉलीगॉन हो तो उस बेस, उसका यदि बेस है वो भी लेकर के आप पिरामिडल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे है तो यहाँ से हम एक पॉइंट मिला देते हैं, ठीक है। मतलब नीचे का बेस या तो रेक्टेंगल हो सकता है या फिर ट्रायगोनल भी हो सकता है या फिर पॉलीगॉन हो सकता है, कोई भी पॉलीगॉन विद साइड्स 5 हो जाए, पंचभुज हो जाए, षष्ठभुज हो जाए, सप्तभुज हो जाए। तो उस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा तो आपको हम क्या मिलता है, पिरामिड, ठीक है। तो पिरामिड का जो एरिया वॉल्यूम सब आपको मेंसुरेशन में हम बात करें तो बस यहाँ पे हम इसका जो क्या स्ट्रक्चर है उस पर डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो चारों हो गया, ये हो गया आपका स्लैंट हाइट, ये हो गया आपका स्लैंट हाइट, ठीक है। और ये जो हो गया आपका वो एग्जैक्टली जो परपेंडिकुलर होगा इस पॉइंट से, ये इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका हाइट। बाकी ये तो है आपका, तो चारों साइड हो या जो भी हो वो आपको दिया हुआ रहेगा। तो कुल मिला के यही है कि एक रखे हम लोग क्या, स्क्वायर रख लीजिए हाथ में और स्क्वायर के ऊपर में एक पॉइंट दे दीजिए वर्टिकली, जहाँ से तीनों चारों का जो पॉइंट का सेम डिस्टेंस होगा, वही हो गया क्या आपका पिरामिड। तो स्क्वायर हो सकता है, कोई भी पॉलीगॉन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा यदि इसको आप खोल दें तो खोलने के बाद किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ये देखिए, एक ऐसे हो गया, एक तरफ का खोल दिए, इसको खोल दीजिए, इसको खोल दीजिए, इसको खोल दीजिए, तो इसका जो शेप हो गया ये क्या हो गया, देखिए सारा ट्रेंगुलर शेप होगा। ऑलवेज जो है साइड वाला जितना भी शेप हो, चाहे ये बेस जो भी कुछ हो, लेकिन जो ये जो शेप होगा वो हमेशा जो ये जो स्ट्रक्चर होगा ऑलवेज ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर होता है। ये ट्रेंगल, अब ये खुला हुआ है, इसको बंद कर दीजिए तो वो जो बनेगा वही आपका क्या हो गया, पिरामिड का शेप हो गया, ठीक है। ये रहा, अब पिरामिड हो गया। अब एक और बात कर लेते हैं प्रिज्म की। फिजिक्स में खूब प्रिज्म पढ़ते होंगे आप लोग, तो उसमें जो हम लोग यूजुअली बनाते हैं, बस एक ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर बना देते हैं और एक रे ऑफ लाइट पास करा देते हैं, उसको 7 भाग में बांट देते थे, ऐसे ही तो करते थे। या फिर कोई एक गया, फिर इस तरह से करके हम लोग रे करते थे। तो बेसिकली ये तो इसका एग्जैक्ट फिगर क्या होता है प्रिज्म का, यदि आप देखना चाहें, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ जो है क्या होगा, ट्रेंगुलर फेस है। ये देखिए और ये देखिए, दोनों तरफ ट्रेंगुलर फेस होगा और ये एक रेक्टेंगल इस साइड हुआ, एक उस साइड होगा, एक नीचे होगा, ठीक है। तो ये जो फेस हुआ आपका, तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल कितना बन जाएगा आपका, ट्रायंगल जो बन रहा है, ट्रायंगुलर फेस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3, और रेक्टेंगुलर जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा, ये 4, सॉरी ये भी 3, तो 1 2 3। तो या फिर यदि इसको हम लोग इस तरह से देखना चाहें, मान लीजिए कि एक ट्रायंगुलर फेस है, ठीक है। तो ये जो है, ये भी जो आपका शेप हुआ, तो किसका शेप हो गया, ये प्रिज्म का हो गया। तो यहाँ पे ये बेस जो है आपका रेक्टेंगुलर बेस पे हम लोग इसको खड़ा कर दिए। यहाँ पे जो है ये ट्रायंगुलर बेस पे खड़ा है, ये रेक्टेंगुलर बेस पे खड़ा है,
3 डायमेंशनल फिगर है, थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको। तो हम लोग जो दिखाते थे फिजिक्स वाले में, तो क्या करते थे, इधर से दे देते थे, इधर से निकाल देते थे, इस व्यू से देख लेते थे। तो इसलिए हम लोग बस ट्रायंगल यूज़ करते थे, यहाँ से देने के बाद लाइट पास कर देते थे। लेकिन एक्चुअल जो है 3 डायमेंशनल फिगर जो होगा उसका इस तरह से होगा, दोनों तरफ ट्रायंगुलर, और जो एक इस साइड में, एक उस साइड, और एक नीचे में आपका जो 3 रेक्टेंगुलर फेस बनेगा, ट्रायंगुलर फेस और रेक्टेंगुलर फेस 3 बनेगा। तो 3 डायमेंशनल फिगर आज लगभग समाप्त हो गया, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन यहाँ से आता है, और जो भी क्वेश्चन आया हुआ है 10 साल में वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे यहाँ से। और कुल मिला के नेक्स्ट क्लास ही आपका जो है ज्योमेट्री समाप्त हो जाएगा। यदि आपको कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें मैसेज करिए, हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, 3 डायमेंशनल फिगर है, तो एक बार आप थिंकिंग के साथ, सोचने के साथ आप उसको करिएगा, क्योंकि 2D पे दिखाना थोड़ा मुश्किल है। तो प्रयास करिएगा, तब को 3 डायमेंशनल फिगर जो समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।